sorry for a bit delay. Actually, the other class was in process and it just ended. I hope everybody is fine. जी आ रही है जी, वीडियो आ रही है. जस्ट अ मोमेंट. ओके, नाउ इट मस्ट बी विजिबल. अच्छा जनाब, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड basic understanding of strategy, strategic management process, levels of strategy. We discussed the way organizations develop their strategy. इदारे अपनी strategy को develop कैसे करते हैं. We talked about organizations understanding of stakeholders. स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट क्या होती है, इदारे स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट कैसे करते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. बेसिक. अच्छा, मैंने एक दो केस स्टडीज भी अपलोड की थी ग्रुप के ऊपर. उसमें स्टेक होल्डर का एक केस था, उसमें एक केस था मैक्रो एनवायरनमेंट का, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस के ऊपर. वो आप देख लीजिएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज देयर. अच्छा जी, फॉर एनी बिजनेस, दुनिया में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट द बिजनेस ऑपरेट्स इन. एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग इसमें वो बिजनेस जो है ऑपरेट करता है. हाँ, फ्यूचर बेसिंग. हाँ एग्जैक्टली, जो मैंने आपसे कहा था आप जरा पढ़ाइएगा. चले हम उसे रिव्यू कर लेते हैं. फ्यूचर बेसिंग बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और ये डिफाइन करता है एक मेथोडोलॉजी. दिस इज अ मेथोडोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ विजन टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी. किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं और उसकी फ्यूचर ओरिएंटेशन आप मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूचर बेसिंग. हाउ अ स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड based on three critical concerns. Number one, a compelling vision. Compelling vision means what needs to be achieved. किस चीज को हमने अचीव करना है in the near future. Secondly, फिर आप milestones को डिफाइन करते हैं. अच्छा, माइलस्टोन एक्टिविटीज क्या होती है? माइलस्टोन्स आर बेसिकली अचीवेबल टारगेट्स. कुछ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज को आप माइलस्टोन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है दैट एंड दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रही है, यू सी. And in the construction process, they have hundreds of activities. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर को ले करना, वॉल्स को अपना जो है रेज करना, उसके बाद ये फिनिशिंग करना, इलेक्ट्रिकल वर्क देखना, hundreds of activities. Now what the company is going to do is that they are going to develop milestones. फॉर एग्जाम्पल, सिविल वर्क एक माइलस्टोन है. सिविल वर्क का मतलब है कि बिल्डिंग का सिविल वर्क जब पूरा हो जाएगा तो हमने एक माइलस्टोन अचीव कर दिया. अब उस सिविल वर्क के अंदर देयर माइट बी सो मेनी एक्टिविटीज. मतलब फाउंडेशन, रेजिंग द वॉल, लेंटर, ये सारी एक्टिविटीज जो है सिविल वर्क की है. अच्छा, फिर लेट्स से अगला माइलस्टोन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क. हाँ एग्जैक्टली, पर्ट टेक्निक्स. परफेक्ट यासिर, पर्ट टेक्निक्स. जी बिल्कुल, पर्ट में आप माइलस्टोन बनाते हैं ना. ठीक है. पर्ट्स में आप एक्टिविटीज को अरेंज करते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज को कन्वर्ट करते हैं माइलस्टोन्स के अंदर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हेल्प करते हैं आपको माइलस्टोन्स को बनाने में. तो माइलस्टोन्स बेसिकली इवेंट्स और डेट्स को रिमेंबर रखने में हेल्प करते हैं, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल और योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. एंड देन वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ रियलिटी चेक. रियलिटी चेक आइडेंटिफाइज the way you are allocating your resources
और द वे यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेज, किस हद तक आपके रिसोर्सेज जो है वो स्केड्यूल्ड हैं या किस हद तक आपके रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं किसी भी काम को करने के लिए, इसे हम नाम देते हैं रियलिटी चेक का। तो बेसिकली फ्यूचर बेसिंग जो है इट्स अ वेरी अडेप्टेबल एंड सिंपल टू यूज टेक्निक। सबसे पहले एक वीएन, फ्यूचर बेस्ड वीएन, जिसमें आप एक टारगेट जो है वो डिफाइन करते हैं एंड देन यू अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज टू अचीव दैट टारगेट। आप अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। फ्यूचर बेसिंग जो है उसके अंदर you have to identify that what actually you want to achieve, आपने क्या अचीव करना है, what actually wants to be achieved by organization। you see distortion, आवाज क्लियर नहीं है? सबको आवाज आ रही है? Can everybody hear me? ओके फैसल जरा अपना काइंडली कनेक्शन चेक करें फिर, ठीक है चलो। सो वीएन जो है फ्यूचर बेसिंग वीएन जो है दैट इज ड्रिवन बाय व्हाट समवन वांट्स एंड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द प्री कंसेप्शन ऑफ व्हाट दे थिंक माइट इज पॉसिबल। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्हाट यू डिजायर बेसिकली, इसके अंदर पॉसिबिलिटी का वर्ड जो है वो भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि आप वांट्स पे जाते हैं, मतलब आप अपना फ्यूचर कहां देखते हैं, वो पॉसिबल है या नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो वीएन है दैट आइडेंटिफाइज दैट व्हाट एक्चुअली इज डिजायर्ड बाय समवन सो दैट दे कैन अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स देयर टारगेट। माइलस्टोन्स, अच्छा ये अभी हम एग्जांपल बाद में देखते हैं। माइलस्टोन्स पे आ जाए। माइलस्टोन्स आर द बेंचमार्क्स अ कंपनी एस्टैब्लिशेस so that they can remember back what happened, ठीक है। माइलस्टोन्स जो है वो आपके लिए उन एक्टिविटीज का मजमुआ है जो आपको मुड़ के देखने में हेल्प करते हैं ताकि आप याद रखें कि यही हमने काम अचीव कर लिया है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है उसकी अचीवमेंट क्या है, सक्सेसफुली लॉन्च अ न्यू वेबसाइट। माइलस्टोन क्या था जिसका वी सब कॉन्ट्रैक्टेड टेक्निकल डेवलपमेंट टू अ स्पेशलिस्ट डेवलपर इन 360 डिग्री 3D इंटरैक्टिव शॉप विंडोइंग। 12 महीने पहले हमने ये माइलस्टोन अचीव अपना जो है वो डेवलप किया था और इसके अगेंस्ट हमने ये टारगेट अपना अचीव किया। माइलस्टोन को अगर आप सिंपली डिफाइन करें तो माइलस्टोन्स बेसिकली आर द बेंचमार्क्स व्हिच आर अचीव्ड एंड व्हिच आर रिमेंबर्ड। जिनको आप अचीव करते हैं और जिनको आप याद रखते हैं वो आपके माइलस्टोन होते हैं। एग्जैक्टली बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल ये इमर्ज हो रहा है, नो डाउट 3D इमेजिंग का और 3D ये बड़ा अपना आजकल कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हो रहा है। 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव शॉप विंडोइंग, ये इसी तरह 3D प्रिंटिंग भी हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जिसमें फॉर एग्जांपल आप एक ऑनलाइन आप किसी रिटेलर की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वहां पे आप बाकायदा आपको लगता है कि आप उसका हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले कल में ये जो कॉन्सेप्ट अब ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो रहा है 3D LEDs का, ठीक है ना। इसके साथ वो जो आप अपना सिनेमा में भी आप जाते हैं ना तो आप ग्लासेस लगा के 3D मूवी भी देखते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर तक भी आ रही है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू वेयर अ सिंपल ग्लासेस और आप बाकायदा उस शॉप के अंदर पाएंगे अपने आप को। यू विल सिंपली फाइंड योरसेल्फ इनसाइड दैट शॉप। तो कंपनी ने 3D वेबसाइट बनाई है जो 3 डायमेंशनल एक एक्सपीरियंस देती है अपने कस्टमर को। इट गिव्स अ 3D एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर। तो ये सारे के सारे उसने एग्जांपल्स बेंचमार्क्स की यहाँ पे कोट की। वी कैन जस्ट गो थ्रू देम। एनीहाउ बेंचमार्क्स बेसिकली होते क्या है, आपके माइलस्टोन्स होते हैं, अपना माइलस्टोन आपके बेंचमार्क्स होते हैं एंड दीज बेंचमार्क्स आर अचीव्ड एंड दे आर रिमेंबर्ड। द थर्ड एलिमेंट इज रियलिटी चेक। रियलिटी चेक डिफाइन करता है रिसोर्सेज को, द वे वी आर गोइंग टू अचीव आवर बेंचमार्क्स, और जो हमारी स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज जो हमने अचीव करनी है उसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है और क्या वो रिसोर्सेज मौजूद हैं करंटली आपके पास या उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है, उनको आपको अरेंज करना है। किसी रियलिटी चेक का मतलब है कि जो आपने एक माइलस्टोन डेवलप किया या डिटरमिन किया वो किस हद तक पॉसिबली अचीवेबल है, टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन पॉसिबली अचीव दैट माइलस्टोन। ये आपका रियलिटी चेक कहलाता है। दिस इज अचीव्ड बाय रिटर्निंग द रियल टाइम। और आप प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होता है जी, मतलब कि क्या वाकई रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं या क्या चीज आपको प्रिवेंट कर सकती है टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन। विजन को प्रैक्टिकली करने में, रियलाइज करने में कौन सी चीजें आपको प्रिवेंट कर सकती है। स्टेक होल्डर पे क्या इंपैक्ट आएगा और हाउ कैन यू सेल द विजन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स।
बेसिकली रियलिटी चेक रियल टाइम चीजों को मेजर करने का नाम है, टू मेक द थिंग्स हैपन इन रियलिटी। तो ये आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर का एक सिंपल था। इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो स्ट्रेटजीज की लेवल्स हैं, स्ट्रेटजीज की अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटजी पोजीशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन स्टेक होल्डर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन भी है स्टेक होल्डर के ऊपर। हम साथ साथ अब किट के क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे और वी विल बी लुकिंग एट कि किट में से किस किस क्वेश्चन को आपने हाईलाइट करना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ टॉपिक। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज भी साथ साथ तो फेसबुक के ग्रुप पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट रेफर टू दोस केस स्टडीज एज वेल। जी आई कैप की किट, एग्जैक्टली द आई कैप किट। तो फेसबुक के पेज को भी आप रेफर कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड केस स्टडीज ऑन द टॉपिक्स के ऊपर अपडेटेड केसेस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है आपकी और मेरी, हम सब की मिलके, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द सब्जेक्ट इन अ बेटर मैनर। ओके जी, किसी भी बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अंडरस्टूड व्हाट स्ट्रेटजी इज, स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, स्ट्रेटजी के लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी के ओवरऑल अपना व्हाट यू कैन से प्रोसेस है अपना, वो किस तरह से काम करता है स्ट्रेटजी का। नाउ इन ऑर्डर टू डेवलप a good strategy, the very first thing is to know where do you currently stand, आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में सबसे पहले आप असेसमेंट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आप अपने गिरबान में झांक के देखते हैं कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके वसाइल क्या हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कितनी है, ये आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर आप अपनी एनवायरनमेंट का तज्जिया करते हैं, आपकी एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड। ओके, तो एनवायरनमेंट जो होती है किसी भी बिजनेस की, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। फॉर एनी बिजनेस टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन, किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझने के लिए आपको दो असेसमेंट्स करनी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल असेसमेंट and external assessment. Internal assessment, resource audit, knowing your knowledge, knowing your resources. External assessment के अंदर आगे फर्दर दो एरियाज होते हैं जनरली, वैसे तो तीन है लेकिन हमारे कोर्स में दो हैं। एक मैक्रो एनवायरनमेंट और एक कंपैटिटिव एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एंड लीगल। तीन मॉडल्स हैं टोटल, एक्सटर्नल असेसमेंट के तीन मॉडल्स हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट का मॉडल है पेस्टल और कंपैरेटिव एनवायरनमेंट के दो मॉडल्स हैं, डायमंड एंड 5 फोर्सेस। देयर आर टू मॉडल्स इन कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। यू सी, तो सेकेंड चैप्टर जो है उसमें ये दो मॉडल्स हैं, पेस्टल एनालिसिस एंड माइकल पोर्टर डायमंड। ठीक है, ये दो मॉडल्स हैं आपके, ये डिस्कस किए जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर। तो फॉर एनी बिजनेस टू नो देयर पोजीशन, या अगर किसी बिजनेस ने एक्सपैंड होना है, अगर किसी बिजनेस ने किसी दूसरे मुल्क में जाना है, अगर किसी बिजनेस ने ग्रो करना है, तो वो सबसे पहले पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करता है। पेस्टल एनालिसिस बेसिकली इज अ मैक्रो एनवायरमेंटल मॉडल जो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन की ओवरऑल जो हालत है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल सिचुएशन of the environment in which a business is going to operate. You see, environment interrelated components का मजमुआ होता है जो business की activities को affect करते हैं। An entity's environment is basically everything outside the organization's boundary. एक इदारे के बाहर जो कुछ भी है वो उसकी environment, उसके customers हैं, उसके
कंपेटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसकी अपना अदर स्टेक होल्डर्स हैं, हर वो एंटिटी जो इदारे की बाउंड्री से बाहर है उसकी एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के लेवल्स होते हैं, सबसे ब्रॉडेस्ट लेवल है मैक्रो एनवायरनमेंट का। मैक्रो एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल फैक्टर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी एक होती है मैक्रो एनवायरनमेंट, एक होती है स्पेसिफिक या माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो, कंपेटिटिव और माइक्रो, बेसिकली ये तीन लेयर्स होती हैं एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडेस्ट होती है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट उसके अंदर पाई जाती है, इंडस्ट्री लेवल एनवायरनमेंट होती है, और तीसरी लेयर होती है एनवायरनमेंट की जिसे हम नाम देते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का। माइक्रो एनवायरनमेंट इज वेरी स्मॉल लेवल ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं और आपके कंपेटिटर्स हैं, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के अपना प्लेयर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करते हैं दैट डायरेक्टली डिफाइंस द डिग्री ऑफ स्ट्रेटजी दे आर गोइंग टू अडॉप्ट। और फ्यूचर चेंजेस जो हैं इनको प्रिडिक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एनवायरनमेंट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। व्हाई डू वी गो फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस? क्योंकि एनवायरनमेंट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन व्हाट अ कंपनी और व्हाट एन एंटिटी डज। एनवायरनमेंट से ड्राइवर्स निकलते हैं चेंज मैनेजमेंट के। चेंज जब भी आएगा एनवायरनमेंट से आएगा। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, एनवायरनमेंट का चेंज है। गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज होंगे, एनवायरनमेंट का चेंज है। मुल्क के अंदर इकोनॉमी बढ़ेगी या कम होगी, एनवायरनमेंट का चेंज है। तो चेंज जब भी आएगा एनवायरनमेंट से आएगा। चेंज जब भी ट्रिगर होगा एनवायरनमेंट से ट्रिगर होगा। और ये एनवायरमेंटल चेंज जो है ये मजबूर करेगा इदारों को सो दैट दे हैव टू चेंज देयर ओन ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इदारों को फिर अपने ऑपरेशंस भी एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन द मार्केट, दे विल नॉट बी सर्वाइविंग। ठीक है ना? और फिर एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट मार्केट पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट इंडस्ट्री पे डिफरेंट होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है, या जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है। You see? So environment is an important element to discuss. Generally दो मॉडल्स एनवायरमेंटल एनालिसिस के हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला मॉडल मैक्रो एनवायरनमेंट का है, दूसरा मॉडल जो है वो आपका डिस्कस करेगा कंपैटिटिव एनवायरनमेंट को, कंपैटिटिव एडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए। पेस्टल डिस्कसेस मैक्रो एनवायरनमेंट and Diamond discusses the competitive advantage of a company which it might have over the other entities in the same industry but operating in other country or other regions. For example, पाकिस्तान के अंदर एक टेक्सटाइल कंपनी है। अब वो टेक्सटाइल कंपनी अगर किसी और मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके ऑपरेट करेगी तो कितनी कामयाब होगी, इसके लिए आप डायमंड इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डायमंड की बारी कल आएगी, आज हम पेस्टल को रिव्यू करेंगे। तो डायमंड मॉडल अलाउ करता है कि किसी एक इंडस्ट्री के अंदर अगर एक इदारा काम कर रहा है तो इफ दैट कंपनी इज जस्ट गोइंग टू चेंज देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, तो किस हद तक वो कामयाब हो सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन बी सक्सेसफुल, ये हम स्टडी करते हैं डायमंड के थ्रू। डायमंड पे हम इंशाल्लाह डिटेल में कल बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम पेस्टल? बड़ा कॉमनली यूज्ड मॉडल है। आई होप नाम एटलीस्ट सबने सुना होगा। हार्डली कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने शायद इस पेस्टल का नाम ना सुना हो। ठीक है, डिटेलिंग इज समथिंग डिफरेंट, डिटेलिंग में हम अभी जाके बात करेंगे, बट एटलीस्ट नेम इज नोन टू एवरीबॉडी, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है ना? ये मैक्रो एनवायरमेंटल एक मॉडल है बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड दिस मॉडल डिस्कसेस द नेचर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द बिजनेस। Political factors, economical factors, socio-cultural factors, technological factors, ecological और physical environmental factors, legal factors। 6 फैक्टर्स हैं बेसिकली। ये इसे अब हम पेस्टल कहते हैं। पहले इसका नाम पेस्ट एनालिसिस था, अर्लियर इट वाज नोन एज पेस्ट एनालिसिस। उससे पहले इसे हम स्पेंट एनालिसिस भी कहते थे। तो डिफरेंट नाम जो हैं वो हम इस मॉडल के यूज करते आए हैं। दिस मॉडल हैव बीन नेम्ड अंडर डिफरेंट नेम्स। इसे हम पेस्टल भी कहते हैं, इसे हम पहले पेस्ट एनालिसिस भी कहते थे, इट वाज आल्सो नोन एज पेस्ट एनालिसिस। इसे हम स्पेंट एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर्स, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स, दे हैव रिसेंटली बीन एडेड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स।
पहले लीगल फैक्टर्स को हम पॉलिटिकल फैक्टर के साथ ही स्टडी करते थे, क्योंकि लॉज जो हैं वो इतने कुछ ज्यादा इम्पोज नहीं होते थे, बट सिंस द कंपटीशन हैज बीन ग्रोन, सिंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड कंपीटिंग वेरी विगरसली, तो फिर इसके बाद से ये जो एनवायरमेंटल अपना जो लीगल फैक्टर्स हैं इनको अलग कर दिया गया। इसी तरह फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर इतना डिबेट इतनी नहीं होती थी आज से कुछ साल पहले, बट सिंस the global warming issue has gone high, the physical scarcity of resources पे डिबेट हो रही है, फिर ये यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बहस हो रही है। तो इस वजह से owing to that particular reason अब हम फिजिकल एनवायरनमेंट को भी डिस्कस करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेस्टल। सो पेस्टल एनालिसिस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो एन है ये आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर है, इसके साथ रिलेट करती है। पॉलिटिकल, सोशियो डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो नाम मतलब आइडिया वेरी करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सेम है। लेकिन सबसे जो वाइडली यूज्ड नोशन है आजकल के दौर में, दैट इज पेस्टल। पेस्टल इज द वाइडली यूज्ड नोशन इन टुडेज वर्ल्ड। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेस्ड ऑन 6 की फैक्टर्स, और ये केस स्टडी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपकी किट के अंदर, इन योर स्टडी किट, ये मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये किट वाले क्वेश्चन भी अगर जिसके पास अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, वेल एंड गुड, वरना इसके क्वेश्चन भी मैं अपना वही ग्रुप पे अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक, किट के अंदर आपका क्वेश्चन है 2.7। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, नेटवर्क सोल्यूशन, पेस्टल का केस है। ये हम पहले पेस्टल को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस केस को भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। ठीक, so this is a take home assignment. After studying pestle, you must be able to solve this case study. Okay, pestle analysis, a very useful framework to identify the physical environment, the macro environment. SLEPT का नाम भी इस्तेमाल होता है, सोशियो डेमोग्राफिक, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इसे हम स्पेंट एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ नामों से हम इसे जानते हैं, पेस्ट एनालिसिस, स्पेंट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, स्लेप्ट एनालिसिस, बहुत सारे नाम है इस मॉडल के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स का। पॉलिटिकल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल फोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसे ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं, या किसी भी कंट्री में आप अपना बिजनेस लेके जाने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है उस कंट्री के अंदर जो ड्राइव करते हैं इंडस्ट्रीज को। जनरली स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर मोर एनकरेज्ड and looked forward by organizations to establish a business in the country. You see, गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की तरफ या इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की तरफ। गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करने की तरफ। सिविल अनरेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपको डिफाइन करता है कि आपके लिए बिजनेस को किसी जगह पे लेके जाना कितना इंपॉर्टेंट है या कितना क्रिटिकल है। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल रिजीम, डिक्टेटरशिप, जनरली अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, दैट इज नॉट एन अट्रैक्शन फॉर द बिजनेसेस। मतलब दुनिया में ये एक कॉमन नोशन है दैट जो डिक्टेटरशिप है दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि पाकिस्तान के अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाकिस्तान ने जितनी तरक्की मार्शल लॉज में की है उतनी कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं की। लेकिन स्टिल एक दुनिया में एक में अपना परसेप्शन है दैट द स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर ऑलवेज एनकरेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्रीज। और ये डिक्टेटरशिप जो है इसको हमेशा दुनिया में नेगेटिव माना जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी FDIs बंद हो जाती हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा नहीं आता आपके मुल्क के अंदर, एंड पीपल। हाँ, यहाँ उल्टा है एग्जैक्टली। हमारे मुल्क में सब रिवर्स है। हमारे मुल्क में तरक्की तब की है जब कोई ना कोई फौजी जो है वो आके सर पे बैठा है। ये इसकी आपको एग्जांपल मिल सकती है फ्रॉम द KPIs ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस। ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा के देखें पिछले कोई 30-35 सालों का, तो आपको अंदाजा होगा कि मैक्सिमम GDP पाकिस्तान ने अर्न किया है इन द रेंज ऑफ मिलिट्री मैन। अयूब खान के दौर में
हाँ, डंडे के एग्जैक्टली बिल्कुल। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का जीडीपी हाईएस्ट लेवल को टच किया आज तक की हिस्ट्री में। एनी हाउ, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल अगर आप इसकी पढ़ें तो कह रहा है कि गूगल जो है, फॉर एग्जाम्पल गूगल जब चाइना में गया ना, तो गूगल ने देखा कि चाइना के अंदर पोलिटिकली ड्रिवन है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, और गूगल जो है उसने चाइना में काफी लॉस बेयर किया है जस्ट ओइंग टू दैट सेंसरशिप इशू बाय द गवर्नमेंट। और जिनका लोकल सर्च इंजन है बाइडो के नाम से, उसने गूगल को ऊपर नहीं आने दिया। तो पॉलिटिकल फैक्टर को स्टडी करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिफोर यू मेक अ डिसीजन टू एंटर इनटू अ न्यू इकोनॉमी और अ न्यू कंट्री। इकोनॉमिक फैक्टर्स, economic factors directly affect the profitability of the business which you are dealing with. इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ये डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आप जिस बिजनेस को में अपना ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में स्टडी क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारे केपीआईज हैं बेसिकली। ऑल ऑफ दीज आर द केपीआईज। आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे केपीआईज के ऊपर। केपीआईज कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। केपीआईज आर नोन एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ऑल ऑफ दीज आर द केपीआईज ऑफ इकोनॉमी। अच्छी इकोनॉमी के केपीआईज हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन कितनी कम है, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कितने लोअर हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कितने स्टेबल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो हैं वो कितने एक्सेप्टेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स कितनी ज्यादा है, गवर्नमेंट कितने टैक्सेस इंपोज करती है बिजनेस के ऊपर, इसी ट्रेड बैरियर्स कितने लो हैं या कितने हाई हैं। ये तमाम चीजें इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं और ये अट्रैक्शन क्रिएट करती है फॉर एनी बिजनेस टू एंटर इनटू अ न्यू इकोनॉमी एंड स्टार्ट विद। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में आके प्रोड्यूस करेगी और वापस जाके अपना प्रोडक्ट डॉलर्स में सेल करेगी तो बात समझ में आएगी, लेकिन एक पाकिस्तानी कंपनी अपना प्रोडक्ट अमेरिका में जाकर प्रोड्यूस करे और वापस पाकिस्तान में लाकर रुपीज में सेल करे तो सेंस नहीं बनती, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत टर्बुलेंस है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ऑलवेज एन अट्रैक्शन टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब देखें जितनी भी ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप, जापान, ये तमाम अपनी इंडस्ट्रीज को उठा के अब ले गए हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर। जैसे ये जितने भी आपके इंटरनेशनल रिनाउंड ब्रांड्स हैं, अब इन तमाम की असेंबली कहाँ हो रही है? चाइना में हो रही है, ताइवान में हो रही है, कोरिया में हो रही है। सोनी है फॉर एग्जांपल, अब जापान में इसकी नहीं हो रही असेंबली। अब सारी असेंबली जो सोनी है उसकी चाइना में या कोरिया, ताइवान में हो रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो है, लो लेवल, एग्जैक्टली लो लेवल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत लो। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यहां पे स्टारबक्स का केस डिस्कस करता है छोटा सा। कहते हैं स्टारबक्स कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन कॉफी कंपनी, बड़ी मशहूर कंपनी है, 1971 में इट वाज फाउंडेड एंड नाउ दिस कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से स्टारबक्स को अपने हजारों स्टोर्स बंद करने पड़े, हजारों एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा। ठीक, तो दिस इज हाउ द फर्म्स मेक अ चॉइस और डिसीजन कि किस तरह उन्होंने ग्रोइंग इकोनॉमीज में जाना है और डिक्लाइनिंग इकोनॉमी से बाहर निकलना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2008 में रेवेन्यू कंपनी के 28% तक गिर गए। You see, just because that they have to close 900 stores across the globe and they have to lay off 6,700 employees across the globe. तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है बेसिकली जिसकी वजह से स्टारबक्स को एक लॉस बेयर करना पड़ा। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशियो डेमोग्राफिक। अच्छा, डेमोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ पीपल को। डेमोग्राफी इज नोन एज स्टडी ऑफ पीपल। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पीपल, किसी भी जगह के लोगों को स्टडी करना, दैट रेफर्स टू द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल एज बाइफर्केशन, जेंडर, देन इनकम लेवल्स, देन एजुकेशन लेवल्स,
then household structure, all of these are demographic variables. तमाम के तमाम जो है ये सोशियो कल्चरल या डेमोग्राफिक वेरिएबल है और कंट्रीज के डिसीजंस डेमोग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसकी बड़ी लाइव एग्जांपल है मेट्रो कैश एंड कैरी की। मेट्रो कैश एंड कैरी ब्रॉट देयर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान बैक इन 2006 में मेट्रो कैश एंड कैरी पाकिस्तान में आए अपना बिजनेस लेके। जर्मन ब्रांड है, जर्मनी की चेन है और इनिशियल फोकस जो था मेट्रो कैश एंड कैरी का दैट वाज ऑन B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इनिशियली मेट्रो कैश एंड कैरी वर फोकसिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग। ये जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, इनको टारगेट करते थे ये लोग। दे स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस विद अराउंड 5 to 7 स्टोर्स इन पाकिस्तान और उसमें से लाहौर में 2 स्टोर्स थे मेनली इनके पास, अब इस वक्त 4 हैं और इनका टारगेट क्या था? बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, जब इन्होंने 2-3 साल अपने ऑपरेशंस चलाए और रिटेलर्स और होलसेलर को टारगेट किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज अ वेरी ह्यूज सेगमेंट जो हम सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर आप ग्रोसरी करने नहीं जाते बल्कि आप एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। यू गो टू फॉर शॉपिंग जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस। मतलब आप भी जाते होंगे डेफिनेटली हाइपर स्टार मेट्रो, तो मतलब फैमिलीज जो है वो लेजर टाइम के लिए आती है। दे डोंट जस्ट एंटर फॉर शॉपिंग, दे एंटर फॉर लेजर टाइम। मतलब एक ट्रॉली में बच्चे होते हैं, एक ट्रॉली में सामान होता है और आप आराम से 2-2.5 घंटे सुकून से आप विंडो शॉप भी करते हैं, आप खाते पीते भी हैं आप। तो व्हेन दे रियलाइज कि बहुत बड़ा पोर्शन है जो हम स्किप कर रहे हैं, सो व्हाट दे डिड, दे ट्रांसफॉर्म्ड देयर एंटायर मॉडल टू कंज्यूमर एज वेल। ठीक है ना? पहले मेट्रो कार्ड इशू किया करता था और कार्ड के बगैर शॉपिंग अलाउ नहीं करता था, इफ यू रिमेंबर बैक इन 2006, 7 और 8। और अब आप जाएं एज अ कंज्यूमर और आप जाके कुछ भी शॉप करें, दे डोंट रिस्ट्रिक्ट यू। And now the metro generates its 70% sales from the consumer and remaining 30% sales वो generate करते हैं business buyers से, retailers से, wholesalers से। तो just imagine कि उन्होंने किस तरह से cultural environment के साथ cope किया। You see, patterns of work and leisure, for example, ethnic structure of society, influence of religion and religious attitude in the society, ये तमाम के तमाम जी। फैसल एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा था, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस की स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी ने जब पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो देयर प्राइम सेगमेंट और देयर टारगेट मार्केट वाज बिजनेस बायर, रिटेलर, होलसेलर, जो दुकानदार था ना उसे टारगेट करते थे। एंड दे यूज्ड टू सेल इन बल्क क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। बट व्हेन दे ऑपरेटेड फॉर 2 or 3 years दे रियलाइज कि कंज्यूमर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है यहाँ का जिसे डायरेक्ट टारगेट किया जा सकता है। You see? तो फिर उन्होंने अपना एंटायर जो मॉडल है वो ट्रांसफॉर्म किया, उसे शिफ्ट किया कंज्यूमर मार्केटिंग की तरफ। एंड नाउ दे आर डूइंग वंडर्स। अब वो कमाल कर रहे हैं, छा रहे हैं वो मार्केट के अंदर। देखे ना, वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ना कंज्यूमर को बाय ऑफरिंग डिफरेंट प्रमोशन, बाय थ्रू प्रॉपर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आएगा मार्केटिंग में, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब बजाय इसके कि वो डायरेक्ट रिटेलर को या होलसेलर को टारगेट करें, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह एक और सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर है पॉपुलेशन एजिंग का। एजिंग पॉपुलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन कंट्रीज के अंदर बर्थ रेट लो है और नेचुरल मोर्टेलिटी रेट हाई है, वहां पे पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जापान है फॉर एग्जांपल, नेगेटिव ट्रेंड है पॉपुलेशन का, जापान में दिन ब दिन लोग कम होते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज बर्थ रेट इज वेरी लो और क्योंकि सहूलतें सेहत की बड़ी अच्छी हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो लोग नेचुरल तबई मौत ज्यादा मरते हैं। ठीक है ना, एक सही एज पे जाके। पाकिस्तान में रिवर्स है, बर्थ रेट इज वेरी हाई, शरह पैदाइश बहुत ज्यादा है और नेचुरल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। लोग तबई मौत कम मरते हैं, लोग बीमारियों से और हादसा से ज्यादा मरते हैं, जिसकी वजह से एवरेज एज जो है वो कम होती होती 50-55 ईयर्स तक आ चुकी है और यूथ का ब्रैकेट बहुत ज्यादा, लाइक पाकिस्तान की 50% प्लस पॉपुलेशन जो है वो अंडर 25 ईयर्स है। ठीक है ना। तो जब किसी भी मुल्क के अंदर, व्हेन इन एनी कंट्री, जब पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जाएगी, व्हेन पॉपुलेशन एजिंग इज गोइंग टू गेट हायर, ओके जस्ट अ मोमेंट।
लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक फॉर नमाज, ठीक है, नमाज की ब्रेक कर दें 5 मिनट इफ यू अलाउ। चलो विल बी बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है। चलो जी 10 कर लेते हैं, 10 मिनट्स, ठीक है। विल बी बैक इन 10 मिनट्स, ओके। इट्स अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, नमाज की ब्रेक है, बस आप 10 मिनट्स में आ जाए वापस, ठीक। विल रिज्यूम एट 7:26, ओके।
ओके जी, शैल वी रिज्यूम? रिज्यूम करें। शैल वी स्टार्ट? आ रही है आवाज आप सबको? ओके चलो, लेट्स रिज्यूम। बात कर रहे थे पॉपुलेशन एजिंग के ऊपर। इट्स वन ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर। जैसे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकम, एजुकेशन, जेंडर, लेकिन फॉर इंस्टेंस एक फैक्टर को यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है, दैट इज एज। अच्छा, जिन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन एजिंग ज्यादा है वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में फर्क आ सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक माइट बी पॉसिबल कि जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। इसी तरह जिन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन एजिंग जो है वो नेगेटिव है, लाइक यंग लोग ज्यादा हैं, वहां से इमिग्रेंट्स लोग एक्वायर करते हैं, वहां से लोग जो है वो दूसरे ममालिक में काम करने जाते हैं। यू सी, so when people are getting older, तो इदारों को जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ानी पड़ सकती है। इदारों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसको रिव्यू करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ सकता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज समथिंग टू डू विद द डेमोग्राफिक चेंजेस। यू सी, लाइक जिन ममालिक के अंदर एल्डर लोग ज्यादा हैं, ओल्डर लोग ज्यादा हैं, उनकी और कंपनी स्ट्रेटजीज और फॉलो करेंगी। जिन ममालिक के अंदर जो आपके यूथ ज्यादा है वहां की स्ट्रेटजीज और होंगी। जिन ममालिक में बच्चे ज्यादा हैं वहां की स्ट्रेटजीज और होंगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम कंट्रीज वेयर मैकडोनल्ड्स डू नॉट हैव हैप्पी मील। जो बच्चों का उनका एक प्रोडक्ट है ना हैप्पी मील, जो बड़ा कामयाब है पाकिस्तान में। कुछ ममालिक में मैकडोनल्ड्स डजंट ऑफर हैप्पी मील। वाई? बिकॉज वहां पे बच्चे ही नहीं है, या अगर हैं भी तो बड़े एक नैरो सेगमेंट है, मतलब बहुत कम बच्चे पाए जाते हैं उस मुल्क के अंदर। तो वहां पे वो प्रोडक्ट जो है उनका प्रॉफिटेबल नहीं है। यू सी, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है ये एज से अफेक्ट होती है। इसी तरह एक और डेमोग्राफिक फैक्टर है हेल्दी लिविंग का, हेल्दी ईटिंग का। जैसे आजकल ये बड़ा दौर चल पड़ा हुआ है आपका फिटनेस क्लब्स का और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड्स का। आजकल ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत बढ़ चुकी हुई है। इसी तो जिन कंट्रीज के अंदर डेफिनेटली ये प्रोसेस इंड्यूस्ड है, मतलब ये लोगों के अंदर ये डेमोग्राफिक फैक्टर पाया जाता है हेल्दी लिविंग का या हेल्दी लाइफस्टाइल का, वहां पे फिटनेस क्लब की डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे ऑर्गेनिक फूड की डिमांड ज्यादा होगी। तो दिस इज हाउ द एथनिक स्ट्रक्चर, आपकी ये जो अपना जात पात होती है ना, आपके ये क्लासेस जिन्हें आप कहते हैं, जो आपकी क्लासेस होती हैं आप एथनिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सुन्नी और शिया और वहाबी, इस तरह की जो आपकी रिलीजियस क्लासेस या कल्चरल क्लासेस जो होती है ना, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह आपकी ये जात पात होती है, जैसे सैयद, शेख, आराई वगैरह, ठीक है, ये सारी आपकी एथनिक क्लासेस होती है। ओके जी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है कि किसी मुल्क के अंदर बिजनेस अट्रैक्शन कितनी ज्यादा हो सकती है। टेक्नोलॉजी हाईली अफेक्ट्स द कंपटीशन, कंपेटिटर। टेक्नोलॉजी डिफाइंस द यूज ऑफ इंटरनेट। टेक्नोलॉजी डिफाइंस द मोड ऑफ डीलिंग इन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइंग एंड ऑनलाइन परचेजिंग का कॉन्सेप्ट अब इवॉल्व हुआ है, पहले नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए हर कंपनी ने अब अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको ये ऑप्शन दे दिए कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन पे कैश ऑन डिलीवरी। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से बिजनेस स्ट्रेटजी में चेंज आ गया। लाइक आज के दौर में अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं ऑफर करता टू बी सोल्ड, तो दैट बिजनेस माइट बी इन ट्रबल। वो बिजनेस जब ट्रबल में आ सकता है। Technology can directly influence the way organizations invest in R&D, research and development. They invest in new technology. Apple versus Nokia. Nokia has recently acquired by Microsoft. Nokia जो है in the beginning years 2000 में Nokia was at its peak in the telephone market, और 2014 में Nokia was offered a bid by Microsoft, जिसको इनकार किया गया, ठीक है। और फिर दोबारा से वो बिड जो है वो दोबारा की, तो 7 बिलियन का लॉस करते हुए Nokia was sold to Microsoft. Why? Because Nokia didn't cope with the changing technology.
नोकिया जो है उसने चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कोप नहीं किया। एप्पल हैज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड, एप्पल ने कॉन्स्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू अपने आप को इवॉल्व किया। सो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एप्पल हैज बिकम अ हिस्ट्री whereas Nokia has become a disaster. Okay? Why? Because the fortunes lies in the fact that Apple focused on developing leading edge software whilst Nokia focused more on hardware, और नहीं छोड़ा उन्होंने विंडोज फोन को, अपने हार्डवेयर को फोकस किया, जबकि ये एंड्रॉयड और ये दूसरी एप्स जो हैं उसकी वजह से मार्केट में, मार्केट का एक ट्रेंड होता है ना, मार्केट का एक ट्रेंड होता है, अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो यू माइट बी अनसक्सेसफुल, बट इफ यू आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड पर्टिकुलरली यू माइट बी सक्सेसफुल। You see, so technology has a deep-rooted impact on the way a business operates. Then we have ecological factors, physical, environmental factors. Pestel analysis का 5वां फैक्टर है physical environment. अच्छा, ये फैक्टर जो है पहले डिस्कस नहीं होता था, but since the concept of global warming has evolved, since the pollution has been given much importance, और ये जो यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं आपके, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अब डिक्लाइन होते जा रहे हैं, इसकी वजह से फिर बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी कंपनीज ने हैव एक्चुअली स्टार्टिंग प्रमोटिंग देयर कमर्शियल एडवांटेज एज बीइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब इदारे क्या करते हैं? अपनी रेप्यूट को बिल्ड करते हैं, इदारे अपनी रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं बाय पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ एज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। You see, like बहुत सारी कंपनीज के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कंपनीज हैव बीन फोर्स्ड टू मेक सच चेंजेस। फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, डेल्टा एरिया ऑफ नाइजेरिया, नाइजर डेल्टा के अंदर शेल ने कंटेमिनेट कर दिया सी लाइफ को। ये अगर आप ये केस पढ़ें, हियर शेल पेट्रोलियम इन नाइजर डेल्टा, यू सी 2012 में लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग अ नाइजेरियन फिशिंग कम्युनिटी took legal action against Shell Petroleum seeking compensation for oil spill. समंदर में ऑयल स्पिलिंग जो है उन्होंने कर दी। Shell accepted the responsibility for the spillage of around 4,000 barrels of oil in Ogoniland in the Niger Delta in 2008, causing environmental damage to local communities. Contributing factor was the sabotage of pipeline in the Niger Delta, as well as leaks from old and allegedly poor maintained pipelines. जो समंदर के अंदर जो, हाँ एग्जैक्टली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। ये आजकल इदारे अपनी CSR को ना, अपनी CSR को एक सेलिंग पिच बना चुके हैं। एनीवे, तो उनकी जो है वो सबोटाज पाइपलाइंस की वजह से और उनकी पुअरली एलिजिड, पुअरली मेंटेन्ड पाइपलाइंस की वजह से जो ऑयल स्पिलिंग हुई, इट हैज कॉज्ड ह्यूज डैमेज टू सी लाइफ। और UN, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेसमेंट कहते हैं कि 30 इयर्स लगेंगे, 3 दहाइयां लगेंगी। CFR नहीं है जी, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इदारे के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी एनवायरमेंट को प्रिजर्व करे। हर इदारे के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फिजिकल एनवायरमेंट को सस्टेन करे, इसे हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू सी, तो ये एक फिजिकल एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज लीगल फैक्टर्स, लॉज। आजकल बड़े लॉज इंपोज हो गए हैं, इदारे अब बाउंड हैं लॉज को फोकस करने में और लॉज को प्रैक्टिस करने में। ऑर्गेनाइजेशंस आर बाउंड टू प्रैक्टिस सच एक्टिविटीज दैट आर लॉ अबाइडिंग, जो लॉज को अबाइड करती हैं, जो लीगल आपकी जो फोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरनेशनल कंपनी फॉर एग्जांपल अगर किसी और मुल्क में जा रही है तो वहां के टैक्सेशन लॉज जो हैं वो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, वहां के हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे एम्प्लॉयमेंट लॉज जो हैं वो उसे अफेक्ट करेंगे। जैसे आजकल पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी के बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ दौर, ये पंजाब फूड अथॉरिटी PFA का केस यहाँ पे आ गई है। वो खातून हमारी जो है, क्या नाम है उनका, द लेडी आयशा मुमताज साहिबा, एग्जैक्टली आयशा मुमताज साहिबा जो है जी, बिल्कुल, the one who is constantly raiding the restaurants, ठीक है, for their hygienic maintenance of their kitchens and equipments and each and everything, ठीक है ना। तो
वो जो है उसके हवाले से ये अब एक लीगल फैक्टर है, दैट्स अ लीगल फैक्टर। अब कोई भी अगर रेस्टोरेंट ऑपरेट करेगा तो दे विल बी बाउंड टू कीप देयर स्टाफ पॉलिसीज अप्रोप्रिएट, सारे मेडिकल टेस्ट होने चाहिए उनके स्टाफ के, किचन मस्ट बी हाइजीनिक, स्टोरेज लोकेशन मस्ट बी क्लीन, यू सी द स्टाफ हु इज इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग एंड सर्विंग मस्ट बी वेयरिंग कैप्स एंड ग्लव्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये एक लीगल बाइंडिंग है जो आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, so that you can make sure that all the activities are being taken along rightly and appropriately. Pestle analysis एक बड़ा यूनिवर्सल मॉडल है, लेकिन इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग। ये सिर्फ अच्छा कुछ चीजें नोइंग की हद तक, कुछ चीजें अप्लाइंग की हद तक, तो ये मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करता जाऊंगा। जब आप पढ़ रहे होंगे किताब से भी तो आवश्यक साथ साथ मार्क करते जाएं। दो एलिमेंट्स होते हैं, नोइंग एंड अप्लाइंग। नोइंग मीन्स सिर्फ एम होना चाहिए, अप्लाइंग मीन्स उसे अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे पेस्टल के जो 6 फैक्टर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, इसके अंदर अप्लाइंग इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ पेस्टल, नोइंग, पता होना चाहिए कि पेस्टल की लिमिटेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल पेस्टल मॉडल जो है दैट ओनली डील विद पास्ट एंड प्रेजेंट, इट डजंट कंट्रीब्यूट और इट डजंट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। यू सी इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई कि फ्यूचर क्या होगा बेस्ड ऑन पेस्टल। फिर पेस्टल के अंदर आप सिर्फ क्वालिटेटिवली, सब्जेक्टिवली फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्वांटिफाई द फैक्टर्स। मैग्नीट्यूड मेजर नहीं कर सकते आप कि कौन सा फैक्टर कितने मैग्नीट्यूड का इंपैक्ट क्रिएट करेगा बिजनेस के ऊपर। यू कैन जस्ट क्वालिटेटिवली और सब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई द फैक्टर, बट यू कैन नॉट मेजर द क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। आप क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ क्वालिटेटिव एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं, मतलब उसे सब्जेक्टिवली आप एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके दो ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस कह लें आप। अच्छा जी, पेस्टल को अप्लाई करने के लिए दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड केस, नेटवर्क सॉल्यूशन। मैं इस केस को अपलोड भी कर दूंगा आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर। जिनके पास किट नहीं अवेलेबल वो वहां से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनके पास किट अवेलेबल है हार्ड कॉपी में वेल एंड गुड, सॉफ्ट कॉपी में अगर है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आई विल बी अपलोडिंग दिस, मैं बल्कि ये दोनों किताबें भी अपलोड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में। वैसे तो मेरा ख्याल है ये अवेलेबल होगी नेट के ऊपर। फेसबुक पेज आप सर्च कर लीजिए, इट इज विद द नेम ऑफ बिजनेस दिस इज द नेम ऑफ द फेसबुक पेज, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी CFAP3। ये बैकस्लैश नहीं है। दिस इज द पेज, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। अनस मंसूर साहब ने लिंक भी भेज दिया, यहाँ जाके से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके ऊपर काफी इंफॉर्मेटिव मटेरियल आपको मिलता रहेगा, गाहे बगाहे इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज भी आती रहेंगी। इसके ऊपर आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, मतलब इट्स एन ओपन सोर्स ऑफ नॉलेज। ये एक ओपन सोर्स है नॉलेज का। इट इज जस्ट मेंट टू प्रोफेशनली सोशलाइज। आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ प्रोफेशनल सोशलिज्म, यू सी, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, नॉट सोशलिज्म, वो तो एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, मैं बड़ा ट्रू बिलीवर हूँ इस कॉन्सेप्ट का। आई बिलीव कि प्रोफेशनल सोशलाइजिंग होनी चाहिए, इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है आपको। यू गेट टू लर्न अ लॉट, यू सी। एनीवे, तो ये पेस्टल का केस जो है इसको आप लोगों ने डिस्कस करना है। जस्ट एग्जांपल्स हैं इसकी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन, इनको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह डायमंड हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डायमंड टुमारो। इन द मीन टाइम मैं पेस्टल का ये वाला केस ही अपलोड कर दूंगा, ये दोनों किताबें भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ दीज 2 बुक्स, किट की भी और टेक्स्ट की भी, ठीक है। जिनके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है वो पेज से अपना ग्रुप से डाउनलोड कर लें आज रात को इंशाल्लाह। एनी क्वेरी, एनी कंसर्न रिगार्डिंग पेस्टल, अ वेरी सिंपल मॉडल येट अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। बड़ा सिंपल मॉडल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोग इस मॉडल के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करेंगे एंड यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एड्रेस एनी क्वेश्चन
हाँ जी, टेस्ट आपके जनाब अली स्केड्यूल्ड हैं टेस्ट में। आपको कोर्स प्लान मिला है? हैव यू गॉट द कोर्स प्लान? कोर्स प्लान लिया आपने? इसी ग्रुप के ऊपर ना कोर्स प्लान भी अपलोडेड है, ठीक है जी। इसी ग्रुप के ऊपर कोर्स प्लान अपलोडेड है, आप उसको डाउनलोड कर लें। उस पे थर्सडे एंड फ्राइडे वाला जो कोर्स प्लान है वो आपका है, ठीक। जो क्लासेस हमारी थर्सडे और फ्राइडे से स्टार्ट हुई हैं वो हमारा कोर्स प्लान है। नहीं, बल्कि ऑनलाइन का चेक कीजिएगा, ऑनलाइन का कोर्स प्लान अलग से होगा। कोर्स प्लान जो है वो ऑनलाइन का अलग से अपलोड हुआ होगा, देख लीजिएगा, ठीक। एनीवे, तो उस कोर्स प्लान के अंदर टेस्ट स्केड्यूल गिवन है। जो जुलाई 30 से कमिंग सैटरडे से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट का तरीका ये होगा जनाब कि हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे ऑफ द वीक, यू आर गोइंग टू गेट द टेस्ट इन योर ईमेल। आपकी ईमेल में टेस्ट आ जाया करेगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, टाइप नहीं करेंगे वर्ड पे आप उसे, बल्कि हाथ से लिखेंगे, क्योंकि पेपर आपने हाथ से करना है। उसकी आप तस्वीर बनाएंगे या फिर आप उसे स्कैन करेंगे अपनी कंफर्टेबल, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, और आप उसे ईमेल कर देंगे वापस कोऑर्डिनेटर को, मिस निगत को। निगत साहिबा जो है वो उन तमाम टेस्ट के प्रिंट आउट लेके मुझे हार्ड कॉपी पहुंचा देंगी। मैं उसे हार्ड कॉपी पे मार्क करूंगा, वो दोबारा स्कैन होंगे और दोबारा आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी आपकी ईमेल्स में मिल जाया करेगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना टेस्ट जमा करवाएंगे अटेम्प्ट करने के बाद। एवरी सैटरडे, ठीक है, आपको अपने टेस्ट आपकी ईमेल में मिल जाया करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफिस। यू विल अटेम्प्ट द टेस्ट इन राइटिंग, ठीक है, विद योर हैंड्स। आप अपना उसे जो है वो इन राइटिंग उसे आप अटेम्प्ट करेंगे, और आप उसे फिर या तस्वीर खींच लें उसकी या स्कैन कर लें, जो आपको कंफर्टेबल ऑप्शन लगती है। तो अगर ज्यादा पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 3-4 सफ़े हैं, तो फिर मेक श्योर करेंगे पेज नंबरिंग डाल दें 1 2 3 4 कर दें, ताकि मुझे उसे अरेंज करने में और उसे चेक करने में आसानी हो। तो ये बड़ी ट्रिवियल सी बातें हैं, अंडरस्टूड सी चीजें हैं। मेरा ख्याल है ये चीजें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉट इट? और किसी का सवाल? अच्छा, सेकेंडली माशाल्लाह क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो जो एनरोल्ड है स्टूडेंट, दे आर अराउंड 44-45। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं वो तो कोई 40 प्लस हैं, लेकिन क्लास में हार्डली 19-20 लोग से ज्यादा मैंने अभी तक नहीं देखे। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड। टेस्ट टाइमिंग एट योर ओन कन्वीनियंस। टेस्ट आपको सैटरडे नून तक मिल जाया करेगा, और जो उसकी डेडलाइन होगी सबमिशन की, दैट इज 1 डे आफ्टर। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आप मिस रूट से कहें कि आपको ऐड करें। शी इज द, सॉरी मिस रूट कह रहा हूँ, मिस निगत जो है उनसे कहें कि वो आप या कोई और ऐड कर लें जी, जिसके पास राइट्स हैं। मसलन एडमिन एक ही है इस ग्रुप का, देयर इज ओनली वन एडमिन। सो किसी और से कह दें आपको ऐड कर लें। जी, टेस्ट अगर आप कोर्स प्लान डाउनलोड करें तो फिर आप मिस निगत से रिक्वेस्ट कर दें। अगर आप कोर्स प्लान डाउनलोड करें, चले मैं आपका पैगाम दे दूंगा, आई विल रिक्वेस्ट हर के जी इरफान साहब को ऐड कर लें, ठीक है। कोर्स प्लान अगर आप डाउनलोड करें तो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट स्केड्यूल गिवन है कि किस किस चैप्टर का टेस्ट कब कब होगा। सो इन द कोर्स प्लान द टेस्ट स्केड्यूल इज गिवन चैप्टर वाइज, ठीक है। गॉट इट? फर्स्ट टेस्ट ऑन 30th ऑफ पेस्टल। नो, इट्स नॉट ऑफ पेस्टल। आप देखें ये मतलब फर्स्ट चैप्टर का है, चैप्टर 1 का है, चेक कीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 का है। एनीवे, मैं आप लोगों का ना ऑनलाइन का कोर्स प्लान में दोबारा अपलोड कर दूंगा। आई विल अपलोड इट अगेन टुडे, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। मैं कोर्स प्लान भी दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि कोई एम्बिगुइटी अगर है तो वो भी रिमूव हो जाए। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है 30th को। एक दिन दूंगा मैं आपको, सैटरडे को नून तक टेस्ट मिलेगा, और एग्जैक्टली 1 डे आफ्टर उसकी डेडलाइन होगी। तो वो आपको, और माशाल्लाह सब इतने मैच्योर हैं कि वो उसे खुद पढ़ के उसे अटेम्प्ट करके जमा करवाएंगे। और अब ये स्टेज नहीं है हमारी कि हम उसे चुपके से कहीं से चीटिंग करके हम उसे जमा करा दें। एनीवे, इट्स प्लेजर मीटिंग यू ऑल। एनी क्वेश्चन, एनीवन? अच्छा, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं बट चैट बॉक्स में चंद एक्टिव लोग होते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज द रेस्ट कि आप लोग भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया करें। क्वेश्चंस आर द ओनली सोर्स ऑफ गुड लर्निंग। किसी क्वेश्चंस जो हैं वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है लर्निंग का। फैसल, कौन से क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं?
2.7 ये आप लोग पहले खुद पढ़ेंगे ना, फिर हम इसको इंशाल्लाह कल खुद डिस्कस करेंगे। तो पहले यार सेल्फ रीडिंग तो होनी चाहिए ना, तो जस्ट रीड इट। हाँ, टेस्ट केस बेस भी होगा, टेस्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, टेस्ट एक हाइब्रिड नेचर का होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का एक कंपोनेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हैज 3 कंपोनेंट्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। गॉट इट? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। जी एग्जैक्टली ICAP के पैटर्न पे ही होगा। ऑब्वियसली हमने ICAP का पेपर देना है तो हम ICAP के ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन इस दफा एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। इस दफा एग्जामिनर फुल लेंथ केसेस डालेगा पेपर में, जो कि आज से पहले कभी नहीं आए BM में। तो ये CFAP की पहली अटेम्प्ट है दिसंबर में, तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि किस किस्म का पेपर आएगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ हम उसमें से, because if we are not going to have a VN, how are नहीं, एक तो VN है ना जो आपका अल्टीमेट फ्यूचर ओरिएंटेशन है, जिस फ्यूचर बेसिंग में जिस VN की बात की जा रही है वो VN स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का VN है, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी, उसका VN क्या है। देखिए वो जो VN हमने पढ़ा था ना, वो हायरार्की ऑफ गोल ऑब्जेक्टिव में VN मिशन गोल ऑब्जेक्टिव, वो वाला VN नहीं है ये। दिस VN इज द वे अ स्ट्रेटजी इज गोइंग टू इंप्लीमेंटेड। सी इसका कॉन्सेप्ट और है, इस VN का नाम सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट इस VN का डिफरेंट है, ठीक है जी। ओके जी, सप्लायर हैविंग यू ऑल, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, अल्लाह हाफिज।